निकिता को डॉक्टर ने जब ये बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है तथा ऑपरेशन करना बेहद ज़रूरी है, वरना वो कैंसर भी बन सकता है, तो निकिता बहुत परेशान हो गई थी और साथ ही साथ उसके पति आकाश भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। दोनों बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो गए थे। वरुण और प्रज्ञा भी काफ़ी छोटे थे। उसकी इस बीमारी का इलाज बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला था, जिसकी वजह से पूरा घर अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा था। सच पूछिए तो जब ये महसूस होता है कि हम अपाहिज होने जा रहे हैं, तो हमें दूसरों की दया पर जीना है, तो मन बहुत ही कुंठित हो उठता है। किसी और काम में मन नहीं लगता। दिमाग में बस यही सारी बातें चलती रहती हैं। उसके परिवार में सास, ननद, देवर, जेठ सभी थे, पर एकाकी परिवार में सबके सामने उस जैसी ही समस्या उपस्थित थी। कौन अपना घर परिवार छोड़कर इतने दिनों तक उसके घर को संभालेगा? कौन उसके बच्चों की देखभाल करेगा? अपने ऑपरेशन से भी अधिक निकिता को अपने घर संसार की चिंता सता रही थी। निकिता की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये भी अटल सत्य है कि पैर चाहे चिता में रखे हों, पर जब तक सांस है तब तक व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता। उसे अपने परिवार की चिंता बनी ही रहती है। आस पड़ोस के अलावा निकिता ने अखबार में भी विज्ञापन देखने शुरू कर दिए तथा आवश्यकता है एक काम वाली की नामक विज्ञापन अपना पता देते हुए प्रकाशित भी करवा दिया। विज्ञापन देते हुए अभी हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक 21-22 साल की युवती घर का पता पूछते पूछते आई। उसने अपना परिचय देते हुए काम पर रखने की बहुत ही गुजारिश की थी और अपने विषय में कुछ इस प्रकार बयां किया था। मेरा नाम लता है, मैं बीए पास हूँ। 3 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, पर पिछले साल मेरा पति एक दुर्घटना में मारा गया। संतान भी नहीं है। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस समझकर घर से निकाल दिया है। परिवार में अन्य कोई ना होने के कारण मुझे भाई के पास रहना पड़ रहा था, पर भाभी अब मेरी उपस्थिति सह नहीं पा रही हैं। वहाँ तिल तिल कर मरने की उपेक्षा मैं कहीं काम करना चाह रही हूँ। 1-2 स्कूलों में पढ़ाने के लिए अर्जी भी दी है, पर बात नहीं बनी। जब तक कोई अन्य काम नहीं मिल जाता, यही काम करके देख लूँ सोच कर चली आई हूँ। भाई के घर नहीं जाना चाहती। काम के साथ रहने के लिए घर का एक कोना भी दे दें तो मैं चुपचाप पड़ी रहूँगी। उसकी साफ गोई निकिता को बहुत पसंद आई। उसने कुछ भी नहीं छिपाया था, रुक रुक कर खुद ही सारी बातें कह डाली थी। निकिता को भी ज़रूरत थी तथा देखने में भी वो साफ सुथरी और सलीकेदार लग रही थी। अतः उसकी शर्तों पर निकिता ने हाँ कर दी। निकिता को जब महसूस हुआ कि अब इसके हाथों घर सौंपकर ऑपरेशन करवा सकती हूँ, तब उसने ऑपरेशन की तारीख ले ली। नियत तिथि पर ऑपरेशन हुआ और सफल भी रहा। सभी नाते रिश्तेदार आए और सलाह मशवरा देकर चले गए। लता ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया था कि किसी को उसने जरा भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जाते जाते सब उसकी तारीफ ही करते गए। फिर भी कुछ ने ये कहकर नाराज़गी जाहिर किया कि ऐसे समय में भी तुमने हमें अपना नहीं समझा, बल्कि हमसे ज़्यादा एक अजनबी पर भरोसा किया। वैसे भी आदर युक्त प्रिय और आत्मीय संबंध तो आपसी व्यवहार पर आधारित रहते हैं। घर परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते किसी को भी खुद के लिए कष्ट उठाते देखना निकिता के स्वभाव के विपरीत था। अतः अपनी तीमारदारी के लिए किसी को भी बुलाकर परेशान करना उसे उचित नहीं लगा था। पर वे ऐसी शिकायत करेंगे उसे आशा नहीं थी। शायद कमियां निकालना ही ऐसे लोगों की आदत रही हो। ऐसी शिकायत करने वाले ये भूल गए थे
कि ऐसी स्थिति आने पर क्या वो सचमुच अपना घर छोड़कर महीने भर तक उसके घर को संभाल पाते, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक उसे 6 महीने तक भारी सामान नहीं उठाना था, क्योंकि गर्भाशय में संक्रमण के कारण ट्यूमर के साथ गर्भाशय को भी निकालना पड़ गया था। ऐसे वक्त में लोगों की शिकायत सुनकर एकाएक ऐसा लगा कि वास्तव में रिश्तों में दूरी आती जा रही है। लोग करने की अपेक्षा दिखावा ज़्यादा करने लगे हैं। सच, आज की दुनिया में कथनी और करनी में बहुत अंतर आ गया है। कार्य व्यस्तता या दूरी के कारण संबंधों में भी दूरी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके व्यवहार से मन खट्टा हो गया था। लता की उचित देखभाल ने निकिता को घर के प्रति निश्चिंत कर दिया था। वरुण और प्रज्ञा भी उससे हिलमिल गए थे। शाम को उनको पार्क घुमाने के साथ उनका होमवर्क भी वो पूरा करा दिया करती थी। जाने क्यों निकिता लता के प्रति बेहद अपनत्व महसूस करने लगी थी और वो लता को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। आकाश के ऑफिस जाने के बाद वो साये की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, उसकी हर आवश्यकता का ख्याल रखती। लता ने निकिता को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन बातों ही बातों में लता बोली, दीदी, आपके पास रहकर लगता ही नहीं कि मैं आपके यहाँ नौकरी कर रही हूँ। सास और भाई के घर मैं इससे ज़्यादा काम करती थी, पर फिर भी उन्हें मैं बोझ ही लगती थी। दीदी, वे मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाए? आखिर पति के मरने के बाद मैं जाती तो जाती कहाँ? सास तो मुझे हर वक्त इस तरह कोसती रहती, जैसे मानो उसके बेटे की मौत का कारण मैं ही हूँ। दीदी, दुख तो मुझे इस बात का था कि एक औरत होकर भी वो औरत के दुख को क्यों नहीं समझ पाई। आंखों में आंसू भर आए थे। रिश्तों में आती संवेदनहीनता ने लता को तोड़कर रख दिया था। यहाँ आकर उसे सुकून मिला था, खुशी मिली थी, अतः उसकी पुरानी चंचलता भी लौट आई थी। शरीर भी भरा भरा हो गया था। निकिता भी खुश थी। चलो, ज़रूरत के समय उसे अच्छी काम वाली के साथ साथ एक सखी भी मिल गई है। बीच बीच में लता का भाई उसकी खोज खबर लेने आ जाया करता था। बहन को अपने साथ ना रख पाने का उसको बेहद दुख था, पर पत्नी के तेज स्वभाव के चलते वो मजबूर था। यहाँ बहन को सुरक्षित हाथों में पाकर वो निश्चिंत हो चला था। लता का पति तो बैंक में नौकर था। उसके फंड पर अपना हक जमाने के लिए ससुराल के लोग उसे घर से बेदखल कर उस पैसे पर अपना हक जमाना चाहते थे, और उन लोगों ने वही किया। एक दिन उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसका भाई उसका हक दिलाने की कोशिश कर रहा था। भाई का अपनी बहन से लगाव देखकर ऐसा लगता था कि रिश्ते टूट अवश्य रहे हैं, पर कभी भी कुछ रिश्तों में कशिश बाकी रहती है, वरना वो बहन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटता। लता को इतनी ही खुशी थी कि भाभी नहीं तो कम से कम उसका अपना भाई तो उसके दुख को समझता है। कोई तो है जिसके कारण वो जीवन की ओर मुड़ पाई है, वरना पति की मौत के बाद उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था, और ऊपर से ससुराल वालों की प्रताड़ना से बेहद टूट गई थी। लता आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थी। उसने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बच गई थी। शायद उसकी जिंदगी अभी बाकी थी। उसका दुख सुनकर निकिता का मन भर आता था। सच तो यही है, आज भी हमारा समाज विधवा के दुख को नहीं समझ पाया है। जिस पति के जाने से औरत का साज श्रृंगार ही छिन गया हो, भला उसी की मौत के लिए औरत को दोषी ठहराना
मानसिक दिवालियेपन का धोतक नहीं तो और क्या है। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे तब होता था जब स्त्री को ही स्त्री पर अत्याचार करते देखती। एक दिन रात में निकिता की आंख खुली। बगल में आकाश को ना पाकर कमरे से बाहर आई तो लता का फुसफुसाता स्वर सुनाई पड़ा, नहीं साहब, मैं दीदी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। सुनकर निकिता की सांस रुक गई। समझ गई कि आकाश की क्या मांग होगी। वितृष्णा से भर उठी थी निकिता। मन हुआ मर्द की बेवफाई पर चीखे चिल्लाए, पर मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई। लगा चक्कर आ जाएगा। उसने वहीं बैठना चाहा तो पास में रखा स्टूल गिर गया। आवाज़ सुनकर आकाश आ गए। उसे नीचे बैठा देखकर बोले, तुम यहाँ कैसे? अगर कुछ ज़रूरत थी तो मुझसे कहा होता। निशब्द उसे बैठा देखकर आकाश को लगा कि शायद निकिता पानी पीने उठी होगी और चक्कर आने पर बैठ गई होगी। वो भी ऐसे आदमी से उस समय क्या तर्क वितर्क करती, जिसने उसके सारे वजूद को मिटाते हुए अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए दूसरी औरत से सौदा करना चाहा। दूसरे दिन आकाश तो सहज था, पर लता बहुत ही असहज दिख रही थी। बच्चों और आकाश के जाने के बाद वो निकिता के पास आकर बैठ गई। जहाँ और दिन उसके पास बातों का अंबार रहता था, आज वो बहुत ही शांत और खामोश थी। ना ही आज उसने टीवी खोलने की फरमाइश की और ना ही खाने की। क्या बात है लता, बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो। लता, सब ठीक तो है ना? उसका हृदय टटोलते हुए निकिता ने पूछा। शारीरिक भूख मिटाने के लिए सिर्फ देह ही चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि वो देह किसकी है। अब निकिता को खुद ही लता से डर लगने लगा था। कहीं आकाश की हवस और लता की देह उसका घर संसार ना उजाड़ दे। लता कब तक आकाश के आग्रह को ठुकरा पाएगी? उसे अपनी बेबसी पर पहले कभी भी उतना क्रोध नहीं आया जितना आज आ रहा था। लता भी तो कम बेबस नहीं थी। वो चाहती तो कल ही समर्पण कर देती, पर उसने ऐसा नहीं किया और आज उसने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की मांग की। प्रश्न अनेक थे, पर निकिता को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। दोष दे भी तो किसे, आकाश को या लता के देह को? मन में ऊहापोह चल रही थी। सोच रही थी कि ये तो समस्या का अस्थायी समाधान है। विकट समस्या तो तब पैदा होगी जब आकाश बच्चों के साथ लता को सोता देखकर तिलमिलाएंगे या चोरी पकड़े जाने के डर से कुंठित हो खुद से आंखें चुराने लगेंगे। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। निकिता ने सोचा कि आकाश के जाने पर लता के सोने की व्यवस्था, बच्चों के कमरे में रहने की बात कहे वो उनके मन की थाह लेने की कोशिश करेगी। पुरुष के कदम थोड़ी देर के लिए भले ही भटक जाएं, पर अगर पत्नी थोड़ा समझदारी से काम ले तो ये भटकन दूर हो सकती है। अभी तो उसे पूरी तरह से स्वस्थ होने में महीना भर और लगेगा। उसे अभी भी लता की ज़रूरत है, पर कल की घटना ने उसे विचलित कर दिया था। आकाश आए तो मौका देखकर निकिता ने खुद ही लता के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में करने की बात की। तो पहले तो वो चौंके, फिर सहज स्वर में बोले, ठीक ही किया। कल शायद वो डर गई थी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर मैं उसके पास गया। उसे शांत करवा ही रहा था कि स्टूल गिर जाने की आवाज़ सुनी। आकर देखा तो पाया कि तुम चक्कर खाकर गिर पड़ी हो। आकाश के चेहरे पर तनिक भी क्षोभ या ग्लानि नहीं थी। तो क्या लता सचमुच डर गई थी, या जो उसने सुना था वो गलत था? अगर उसने जो सुना वो गलत था तो लता की चीख उसे क्यों नहीं सुनाई पड़ी? खैर, जो भी हो, जिस तरह से आकाश ने सफाई दी थी
उससे हो सकता है कि वो खुद भी शर्मिंदा हो। लता अब यथासंभव आकाश के सामने पढ़ने से बचने लगी थी। अब निकिता स्वयं आकाश के खाने पीने, नाश्ते का ख्याल रखने की कोशिश करती। अभी महीना भर ही बीता होगा कि लता का भाई आया और एक लिफाफा उसको पकड़ाते हुए बोला, तूने जहाँ नौकरी के लिए आवेदन किया था वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है, जाकर साक्षात्कार दे आना। पर आजकल बिना सिफारिश के कुछ नहीं हो पाता। नौकरी मिल जाए तो अच्छा ही है, कम से कम तुझे किसी का मुंह तो देखना नहीं पड़ेगा। एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद के लिए इंटरव्यू कॉल था। निकिता ने जब कॉल लेटर पढ़ा तो याद आया कि इसी ग्रुप के एक स्कूल में उसकी मित्र शोभना भी भाभी प्रधानाचार्य हैं। निकिता ने उनसे बात की, नौकरी मिल गई। अगले सत्र से उसे काम करना था। 1.5 महीना और बाकी था। लता की निकिता को ऐसी आदत पड़ गई थी कि अब उसके बिना वो कैसे सब कुछ कर पाएगी, ये सोच सोच कर वो परेशान होने लगी थी। इस अजनबी लड़की ने उसके दुख और परेशानी के क्षणों में साथ दिया है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो भावावेश में उसका घर संसार ही बिखेर देता, खासकर तब जब गृहस्वामी विशेष रुचि लेता प्रतीत हो। पर उसने ऐसा न करके न केवल अपने चरित्र की झलक दिखाई थी, बल्कि उसकी गृहस्थी को टूटने बिखरने से बचा लिया था। स्कूल का सेशन शुरू हो गया था। घर न मिल पाने के कारण लता उसके घर से ही आना जाना कर रही थी। स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता और खाना बना कर जाती थी तथा शाम का खाना भी वही आकर बनाती। लगता ही नहीं था कि वो इस परिवार की सदस्य नहीं है, पर अब लता को जाना ही है सोचकर निकिता भी धीरे धीरे घर का काम करने की कोशिश करने लगी थी। दीदी, स्कूल के पास ही घर मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वहाँ रहने के लिए चली जाऊँ। एक दिन लता स्कूल से आकर बोली, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। अब तो मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे सब करने लगूंगी। वरुण को पता चला तो वो बहुत उदास होकर बोला, आंटी आप यहीं रह जाओ ना, आप गणित पढ़ाती थी तो बहुत अच्छा लगता था। दीदी आप चली जाओगी तो मुझे आलू के पराठे बनाकर कौन खिलाएगा? आप जैसे पराठे तो मम्मी भी नहीं बना पाती। प्रज्ञा ने आग्रह करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेबी, मैं दूर थोड़ी ही जा रही हूँ, हर इतवार को मैं मिलने आऊँगी, तब आपको आपका मनपसंद आलू का पराठा बनाकर खिला दिया करूँगी। लता ने प्यार से प्रज्ञा को गोदी में उठाते हुए कहा। निकिता ने भी लता को सदा नौकरानी से ज़्यादा मित्र समझा था, पर आज वरुण और प्रज्ञा का उससे इतना भावात्मक लगाव उसके अहम को हिला गया। अचानक उसे लगा कि इस लड़की ने कुछ ही दिनों में उससे उसकी जगह छीन ली है, वो जगह जो उसने 10 वर्षों में बनाई थी, इसने केवल 5 महीनों में ही बना ली। बच्चे भी अब उसके बजाय लता से ही अपनी फरमाइशें करते और वो भी हंसते हंसते उनकी हर फरमाइश पूरी करती, चाहे वो खाना हो, पढ़ना हो या बाहर पार्क में उसके साथ जाके घूमना हो। क्या लता घर छोड़कर जा रही है? शाम को चाय पीते पीते आकाश ने पूछा। हाँ, कोई परेशानी है क्या तुम्हें उससे? निकिता ने एक तीखी नज़र में उन्हें देखा। मुझे क्या परेशानी होगी, बस ऐसे ही पूछ लिया था। कुछ दिन और रुक जाती तो तुम्हें थोड़ा और आराम मिल जाता। निकिता की तीखी नज़र से अपनी आंखें चुराते हुए आकाश ने जल्दी जल्दी कहा। पहले तो निकिता सोच रही थी कि लता से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करेगी, पर आकाश और बच्चों की सोच ने उसे कुंठित कर दिया। अब उसे वो एक पल भी नहीं रोकेगी।
कल जाती है तो आज ही चली जाए, जिसकी वजह से उसकी अपनी गृहस्थी पराई हो चली थी। भला उसे अपने घर में वो शरण क्यों दे। ईर्ष्या रूपी अजगर ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। जब वो उससे विदा मांगने आई, तब कोई उपहार देना तो दूर, उससे इतना भी नहीं कहा गया कि छुट्टी के दिन चली आया करना। जबकि बच्चों को रोते देख लता खुद ही कह रही थी, रो मत, मैं कहीं दूर थोड़े ही जा रही हूँ, जब मौका मिलेगा तब मिलने आ जाया करूँगी। जहाँ कुछ समय पहले तक निकिता स्वयं आपसी रिश्तों में आती संवेदनहीनता के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रही थी, आज वो स्वयं ईर्ष्या के कारण उसी जमात में शामिल हो गई थी। तभी तो उस अजनबी लड़की के अपार प्रेम के बावजूद उसका प्रतिदान देने में कंजूसी कर गई थी। लता यहाँ से अपने नए घर रहने के लिए चली गई थी। अब घर की जिम्मेदारी निकिता पर आ गई थी। निकिता को सारा काम करना पड़ रहा था, तो उसको लता की कमी खल रही थी और वो सोच रही थी कि लता के जाते समय उसने लता से अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था और निकिता मन ही मन में सोच रही थी, ईर्ष्या इंसान के अंदर अच्छा बुरा सोचने की क्षमता को खत्म कर देती है। रविवार के दिन निकिता अपने बच्चों को साथ में लेकर लता के घर पर गई, क्योंकि बच्चों को लता की बहुत याद आ रही थी और निकिता को भी उससे मिलना था और माफ़ी मांगनी थी। निकिता ने घंटी बजाई तो लता ने दरवाज़ा खोला और सामने निकिता दीदी और बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई। निकिता ने लता से कहा, लता मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर अहम आ गया था जो मैंने तुम्हारे घर से आते वक्त तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। लता ने भी मुस्कुराकर कहा, दीदी ये तो किसी के अंदर भी आ सकता है, लेकिन अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो ये बहुत बड़ी ही बात है और मुझे तो उस बात का बुरा भी नहीं लगा था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।